गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर नंबर 41। ओके, इससे पहले वाला लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस किया था। आज का हमारा क्वेश्चन है स्टेप 4 प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को किस तरह से हम प्रोसेस में ला सकते हैं, उसके ऑर्डर क्या होंगे और किस तरह से इसे हमें मेंटेन करके रखना है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, द लैक ऑफ प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीटर एफ ड्रकर का कहना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट के पार्ट है, ये जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे थ्योरी डेवलप करी है और हमें समझाने की कोशिश करी है। उसमें से इनका एक थॉट ये है कि लैक ऑफ प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन अगर सही ढंग से नहीं होता है तो वो लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकता, यानी हमारे लॉन्ग टर्म तक के लिए जो बेनिफिट्स उससे मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। Hence, the unit is slowly destroyed। और धीरे धीरे क्या होने लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने सही ढंग से नहीं बनाया है तो हमारा जो यूनिट है, हमारा जो फॉर्म है, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। It is through ensuring proper steps of a formation of organization that the functional relation are established in the proper manner which should be done properly। ओके, जब भी हम फॉर्मेशन डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजिंग का काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि फंक्शन के बीच में रिलेशन हो। फंक्शनल रिलेशन मीन्स कि एक काम का दूसरे काम के साथ किस तरह से लेना देना है। अब उसको जब आप स्टैब्लिश करने जाते हो तो इतने प्रॉपर मैनर में करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ना बहुत ही प्रॉपर ढंग से कंप्लीट हो जाए। यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजिंग आप जब डिसाइड करने जाते हो, ऑर्गेनाइजिंग का जब आप फॉर्मेशन करने जाते हो, तो सभी काम के बीच में आपके जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने जो गोल सेट किया, उस गोल के बीच में कुछ लेना देना होना चाहिए, एक तरह का रिलेशन होना चाहिए, तभी आप कहीं जाके सारे काम को प्रॉपर ढंग से कर पाओगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सेम एज पहले की तरह यहाँ पे भी एक जानकारी है आपके लिए, क्योंकि ये प्रोसेस है और प्रोसेस हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में पहला क्या दिया हुआ है, क्लेरिफाइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, देखते हैं। बिफोर formation of organizational structure, it is necessary to have a clearly defined goal and its proper understanding। कभी भी जब आप फॉर्मेशन करने जाते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, मीन्स कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनाने जाते हो, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले आपको गोल पता होना चाहिए कि बिजनेस का गोल क्या है और हमें किसके ऊपर काम करना है। और दूसरी बात, गोल जानने के बाद उसको समझना जरूरी है कि गोल पे काम किस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है द मेन एंड द सब गोल्स शुड बी properly interpreted and on the basis of which organization is formed। मेन गोल के साथ साथ जो सब गोल होते हैं, यानी जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं जिसको हम अचीव करके हमारे मेन गोल तक पहुंचते हैं, वो दोनों क्लियरली पता होना चाहिए और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और उसी के बेस पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो वो कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। हेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर गोल with proper clarity is the first step towards proper organizing। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको प्रॉपर गोल का पता हो, प्रॉपर क्लियरिटी के साथ आपने चीज़ों को समझा हो, यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने में पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो ये था गोल का क्लियर होना। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है। सेकंड है लिस्ट ऑफ फंक्शन। ओके, यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शन क्या होने चाहिए, तो आफ्टर हैविंग क्लियरिफाई द डिफाइन ऑफ गोल, एक बार हमने गोल को डिफाइन कर लिया, समझ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन इज प्रिपेयर्ड।
फिर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये डिसाइड करेंगे कि काम का लिस्ट क्या होगा और उसको किस तरह से पूरा करना है. At the time of preparing such a list, it is ensured that not a single task left or is repeated, and a special care is taken for the same. जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग का जब आप फॉर्मेशन करते हो, उस स्ट्रक्चर को आप बनाते हो, तो उस समय जो हम काम का एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम करना है, ठीक है. तो वहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत खास तरीके से ध्यान रखना है कि कोई भी नॉट अ सिंगल टास्क, कोई भी एक काम लेफ्ट मतलब छूटना नहीं चाहिए और कोई भी काम रिपीट नहीं होना चाहिए. यानी कोई भी एक पर्टिकुलर काम ना तो 2 बार होना चाहिए और कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि करना रह जाए. और इस बात के लिए आपको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है, तभी कहीं जाके आप जो लिस्ट ऑफ फंक्शन है वो अच्छे से बना पाएंगे. Hence, the list of functions should be prepared on the basis of proper consideration and the final distribution should be done. इसलिए लिस्ट प्रिपेयर करते समय काम का जब लिस्ट आप फंक्शन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले जो काम है उसकी बात की गई है, तो वो जब आप बनाओ तो हमें वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर कंसिडरेशन कर पाओ, मतलब कि बहुत ही केयरफुल ढंग से आप एक काम करो और उसके बाद काम का डिस्ट्रीब्यूशन करो. बिना सोचे समझे ज़्यादा विचार किए बिना आप अगर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वहाँ का जो आपने एक टारगेट सेट की है, जो अचीव करना चाहते हो आप अपने बिजनेस के लिए, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट आता है हमारा ओके. नेक्स्ट देख लेते हैं. दिया हुआ है डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन. अब किस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह के काम होंगे वो भी हमें बताना रहता है. वंस हैव अ लिस्ट ऑफ फंक्शन इज प्रिपेयर. एक बार जो काम का लिस्ट प्रिपेयर हो जाता है, द वर्क एरिया सिमिलर इन द नेचर क्लासीफाई एंड सिमिलर फंक्शन आर प्लेस टुगेदर. उसके बाद हम क्या करते हैं कि सेम नेचर के, सिमिलर नेचर यानी एक जैसे काम को पहले हम ये क्लासीफाई करते हैं कि एक जैसे काम कितने हैं और उसको कौन से प्लेस पे रखना है. जो भी आपको सिमिलर टास्क दिखता है उन सबको हम एक ही प्लेस पे रख सकते हैं, ठीक है. देन द डिवीजन ऑफ वर्क इज टू बी डन अकॉर्डिंग. और उसके बाद आप काम का जो डिवीजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग कैटेगरी में कर पाओगे. वर्क इज डिवाइडेड एज पर परचेज एरिया, सेल्स एरिया, अकाउंट एरिया एटसेट्रा. जैसे कि ये डिपार्टमेंटल हेड्स की बात कर रहे हैं, जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना उसकी बात कर रहे हैं. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे मैंने आपको बताया था कि सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जो कौन से होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स, अकाउंट, फाइनेंस और भी बहुत सारे होते हैं, वो छोड़ते हैं. नेक्स्ट आता है एंड देन द वर्क डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन इज प्लान. उसके बाद हम काम का बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके लिए स्पेशल प्लान डिसाइड करते हैं. द डिवीजन इज प्लान अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ यूनिट. हम जब भी काम का डिवीजन करते हैं यानी बंटवारा करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो बिजनेस का जो यूनिट है उसका जो नेचर है, उसका स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. जियोग्राफिकल एरिया को आपको कंसीडर करना है. वर्क एरिया ध्यान में रखना है. फॉर एग्जांपल दिया है द डिवीजन ऑफ अ बिजनेस यूनिट सेलिंग प्रोडक्ट एंटायर कंट्री जोन वाइज, डिवीजन ऑफ सेलिंग एज पर साउथ, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट एंड नॉर्थ जोन. जब भी आप प्रोडक्ट की सेलिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हो, एक एग्जांपल दिया है, तब हम क्या करते हैं कि जोन को कंसीडर करते हैं. कंट्री के जो 4 जोन है हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो 4 दिशाओं को हम ध्यान में रखते हैं कि कौन से डायरेक्शन में कितनी सेलिंग का हम टारगेट सेट कर सकते हैं. In a same way, work ways in the distribution as per advertising task, packing task, distribution task. और सेम है जब आप किसी भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो उसको किस तरह से कर सकते हैं. तो एक एडवर्टाइजिंग यानी प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना, फिर प्रोडक्ट की पैकिंग किस तरह के होने चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हमें डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैटर करते हैं. इन अ सेल्स डिपार्टमेंट इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. और सेल्स डिपार्टमेंट को भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए कि आपकी जो सेलिंग की जो एक आपने टारगेट सेट करी है उसको आप अचीव कर पाओ. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है.
फोर्थ है टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज. Once when a work is departmental wise properly, the task have a proper persons to handle the responsibility are created as per position ability are planned accordingly. एक बार जब हमें पता चल जाता है कि कौन से डिवीज़न में क्या काम होने वाला है और किस तरह से होगा, कौन कौन से काम को साथ में करना है, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि हम प्रॉपर पर्सन्स का सिलेक्शन करें, यानी ऐसे लोगों के सिलेक्शन करें जो उस डिपार्टमेंट के अंदर उस काम को करने के लायक हो, और फिर उसके बाद हम उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफिसर फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, जैसे कि सेल्स ऑफिसर एक जो सेल्स या मार्केटिंग के अंदर जो पर्सन जुड़ा हुआ है उसको सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, तो हमें उसे वहाँ पे अपॉइंट करना है. At the same time, sub post and categories as per the persons to be appointed. अब सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल्स ऑफिसर तो होगा नहीं, सेल्स ऑफिसर के नीचे बहुत सारे पर्सन्स काम करेंगे, तो जो सब पोस्ट है यानी जो उसके नीचे काम करने वाले पर्सन्स है और कैटेगरी है उनको हम वहाँ पे भी सही लोगों का चुनाव करेंगे यानी अपॉइंट करेंगे. फिफ्थ आता है द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब दूसरी बात, हमने पर्सन का चुनाव तो कर लिया, अब बारी आती है कि कितना पावर और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. डिविजनल हेड्स, सब डिविजनल हेड्स एंड द स्किल बेस्ड हेड्स आर फाइनलाइज एंड देन ऑल हेड्स शुड बी गिवन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क वेल. ओके, एक बार काम को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, काम के लिए आपने पर्सन का सिलेक्शन कर लिया, अब क्या करना है कि जो डिवीज़न के हेड्स है, जैसे सेल्स डिवीज़न का जो हेड होगा वो सेल्स डिवीज़न का जो सब डिवीज़न हेड्स होगा और उसके नीचे स्किल बेस्ड जो पर्सन्स होंगे काम करने के लिए, उन सबको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए देना है ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर पाए. इन एडिशन टू दैट क्लैरिफिकेशन शुड बी डन इन ईच पर्सनस पोस्ट. और उसके बाद सिर्फ काम और जिम्मेदारी और अधिकार देने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, अब उन्हें समझाना है, उनको ये क्लियरली बताना है कि उनका काम क्या है और उन्हें किस तरह से इस चीज़ों को मेंटेन करना है. सो दैट ईच पर्सन विल गेट आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन, जिससे वो हर पर्सन जिसको अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है वो समझ पाए कि उसे रियली में क्या करना है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू हैव द proportion ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके अकॉर्डिंग पावर भी होना चाहिए, यानी प्रॉपर प्रोपोर्शन में दोनों होने चाहिए. अगर हमने किसी को 4% रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो 4% ही हमें पावर प्रोवाइड करनी है. परसेंटेज में वैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है, उसे मैंने समझाने के लिए कहा है. फिर ऐसा मत बोलना है कि मैम ने तो ऐसा कैसे, परसेंटेज में कैसे कोई जिम्मेदार हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा वर्ड कहा था. नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 6 है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप. अब जो हमारा डिपार्टमेंटल हेड्स थे, सब डिपार्टमेंटल हेड्स थे, स्किल्ड बेस्ड पर्सन्स थे, अब वो सबके बीच में इंटर रिलेशनशिप बनाना है. नहीं तो वो एक दूसरे के साथ ही अगर झगड़ा करना शुरू कर दिए तो बोलो हमारा जो मोटिव होगा वो कौन पूरा करेगा. After the proper distribution of work and delegation of power and responsibility among different departmental persons, the formation of interrelationship should be made clear. एक बार काम का बंटवारा हमने कर दिया, उस काम से रिलेटेड हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, फिर उनके बीच में अब क्या ज़रूरी है कि एक रिलेशनशिप बनाया जाए. और ये रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसे जवाब देगा, अगर कोई गलती करता है तो वो किसे आंसर्स करेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिसेंट्रलाइज बट द सेम कैन बी सेंट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप. वैसे विद द हेल्प ऑफ दिस डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक बार डिपार्टमेंट को हम अलग अलग कर देते हैं तो वहाँ पे आप पावर एंड अथॉरिटी के थ्रू क्या होता है, डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि काम को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी सब कुछ, ना तो पूरा अधिकार किसी एक के पास होगा ना ही पूरी जिम्मेदारी, सब कुछ अलग अलग लोगों के पास होगा, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज करना. लेकिन
फिर भी वो इंटर रिलेशन के वजह से कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज तरीके से जुड़े होंगे, यानी एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारा 7 नंबर का पॉइंट आता है, टू हैव प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इन ऑर्डर टू एनेबल अ पीपल हैव अ परफेक्ट आइडिया ऑफ ईच वन पोजीशन, अ प्रॉपर मैथ शुड बी प्रिपेयर। अब कुछ लोग होते हैं ना, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि हमने एग्जैक्टली कहा क्या है, तो इसलिए उनके माइंड में एक परफेक्ट आइडिया क्रिएट हो, वो अपने पोजीशन, अपने वर्क, अपने रिलेशन, अपने पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझे, इसलिए एक प्रॉपर मैप डेवलप करने की आवश्यकता रहेगी वहाँ पे। सच अ चार्ट शुड बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड द सेम शुड बी डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड। यही चार्ट अभी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करोगे और जो हमारे फॉर्म का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे हम लगा देंगे, जिससे अगर किसी को पता ना चले कि उसको क्या काम करना है तो उसे वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझ में आया होगा। थैंक यू।